अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम बताते चलें, जो HMN हॉलीडेज़ है वो ट्रैवल एंड टूर की सर्विसेज देता है। इसके अलावा विज़िट वीज़ा की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको उम्रे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई पैकेज चाहिए हो, होटल्स चाहिए, टिकट्स चाहिए, वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको सस्ते टूर्स पैकेजेस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, जिस वीज़ा को डिस्कस करना है वो है ग्रीस का वीज़ा, जिसको आम ज़बान में यूनान भी कहते हैं। कि यूनान का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरह अप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ से इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल आज बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रीस जो है, यूनान सबको पता है कि टर्की का बॉर्डर लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं गलत रास्ते से डंकी लगा के टर्की से जो है वो यूनान जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने जो बात करनी है वो बात करनी है कि पाकिस्तान से आप स्टिकर वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ग्रीस का। ग्रीस की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है। इसकी एम्बेसी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में नहीं है, डिप्लोमेट से बाहर ही इसकी एम्बेसी है। और कॉन्सुलेट जनरल जो है इसका कराची में है। तो ग्रीस चूँकि यूरोप का कंट्री है, शेंजन स्टेट्स में आता है। लेट से अगर आपके पास ग्रीस का वीज़ा है तो आप शेंजन के तमाम कंट्रीज़ में इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और ग्रीस भी उन कंट्रीज़ में से एक है जो टूरिस्ट फ्रेंडली है, जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा दे देता है कंपैरेटिवली बाकी एम्बेसीज़ के। तो जो भाई अप्लाई करना चाह रहे हैं ग्रीस का वीज़ा, उनको हम बताते चलें कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी हैं जब उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके ओरिजिनल पासपोर्ट्स आपके पास होने चाहिए और पासपोर्ट्स की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप अपनी ट्रैवल डेट लेट से आपका प्लान बन रहा है कुछ 4 महीने बाद ट्रैवल करने का, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो एट द टाइम ऑफ वीज़ा अप्लाई करते हुए उनका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होता है, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं उस टाइम उनका पासपोर्ट वैलिड नहीं होता। तो ये भी बाज़ दफ़ा एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम बन जाती है। तो कोशिश करें कि 6 महीने जब आपके पासपोर्ट पे रहते हैं तो तब आप ट्रैवल करें, या उससे ज़्यादा, इससे कम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने जो अपने पासपोर्ट्स हैं वो ओरिजिनल रखने हैं जब आपने एम्बेसी के लिए अप्लाई करना है। और प्रीवियसली तमाम वीज़ाज़ की कॉपीज़ आपने साथ रखनी हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए होती हैं। पिछले 10 सालों में जो 10 साल का पुराना जो रिकॉर्ड होता है वो, या उससे पहले, वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा FRC की कॉपी रिक्वायर्ड है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपकी रिक्वायर्ड है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जॉब बिज़नेस एविडेंस चाहिए, आपका NTN है, अगर आपकी SCCP से रजिस्ट्रेशन है उसकी आप कॉपी लगाएं, लास्ट 2 ईयर्स की आप टैक्स रिटर्न्स आप लगाएं। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अगर आपकी बिज़नेस अकाउंट अलहदा है, पर्सनल अलहदा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जिसमें आपकी सेविंग्स ज़्यादा है, पर्सनल अकाउंट की आप वो वाला अकाउंट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं तो वो अपनी HR से जो है वो लेटर लेंगे जिसमें वो मेंशन होगा कि आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन कितना आपको ड्यूरेशन हो गया इस कंपनी में, क्या आपकी एनुअल इनकम है, मंथली इनकम आपकी कितनी बन जाती है, और प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स ये रिक्वायर्ड होती हैं एक कंपनी की तरफ से। एक NOC इसको आप ज़बान में कह सकते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं और वो उनकी कोई जॉब नहीं है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या स्कूल से बोनाफाइड लेटर लेंगे। बोनाफाइड लेटर ये होता है जिसमें स्कूल मेंशन करता है अपने लेटर हेड के ऊपर कि मिस्टर हमज़ा हैं या मिस्टर अली हैं, ये हमारे स्कूल में या हमारी कॉलेज में इस क्लास में पढ़ रहे हैं और उनका ये बैच है, और सारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी होती है। तो इसको बोनाफाइड लेटर कहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो 30,000 यूरो जो है कवर कर रही हो तो वो साथ अटैच करेंगे आप। इसके अलावा आपने टूर प्लान बताना है कि आपका प्लान क्या है,
कितने दिन कहाँ कहाँ स्टे करने हैं आपने, कौन कौन से स्टेट्स में आप जाना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है टूर प्लान में। इसके अलावा एक ब्रीफ आपने कवर लेटर मेंशन करना है कि कवर लेटर में ये चीज़ें मेंशन होती है कि एम्बेसी को रिक्वेस्ट की जाती है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, आप अपने बारे में बताते हैं, आप अपना प्लान बताते हैं कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, कितने दिन का आपका स्टे है, क्यों आप ग्रीस जाना चाहते हैं, फिर उसमें आपने डिटेल सारी मेंशन करनी होती है। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अगर जो डॉक्टर्स हैं वो अपना पीएमडीसी का लेटर लगा सकते हैं, जो लॉयर हैं वो अपना लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं, और जो आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके अपनी अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। एक बार मैं बताता चलूँ, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो VFS के थ्रू नहीं होती, क्योंकि इसकी एम्बेसी जो है वो बाहर है, डायरेक्ट एम्बेसी में केस सबमिट होता है, तो आपको मैनुअली जो है एम्बेसी को ईमेल करनी पड़ती है। एम्बेसी खुद आपको स्लॉट देती है कि इस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट लिए आ सकते हैं। इस टाइम पे ग्रीस की अपॉइंटमेंट फिर कदर बेहतर है, बाकी शेंजन की निस्बत इसकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। और लेट्स से अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपना डिटेल मेंशन ईमेल पे मेंशन करें अपॉइंटमेंट लेने के लिए कि आप कितने एप्लीकेंट्स हैं। लेट्स से एक फैमिली एप्लीकेंट है, एक फैमिली मेम्बर, उसके 5 एप्लीकेंट्स हैं, तो मेंशन करेगा कि भाई हम 5 एप्लीकेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली कहे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और वैसे एक स्लॉट निकाल के दे देगी और फिर बाद में वो ईमेल करेगी जी मुझे तो 5 चाहिए। ऐसा नहीं होता, आपने 1 ईमेल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अदरवाइज़ आपको अपॉइंटमेंट जो है वो लेट मिलेगी। और जब भी आपने ग्रीस का प्लान करना है, कोशिश करनी है 3 से 4 मंथ पहले अप्लाई करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का अगेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पाकिस्तान से कि टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो जो लोग प्लान कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट अपना 4 से 5 महीने पहले प्लान कर लें, ताकि उनको अपॉइंटमेंट टाइमली मिल जाए और वो अपनी वेकेशंस अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। तो ये थी आज की सारी वीडियो ग्रीस की। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमसे कंसल्टेंसी लेनी है तो आप टाइम लेके हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बहरिया टाउन फेस 7 रावलपिंडी में है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। बाकी अगर आपको किसी भी कंट्री की चेकलिस्ट चाहिए हो कि कौन सी कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.hmnholidays.com/visa पे जाके आपको तमाम कंट्रीज़ की जो है चेकलिस्ट वहाँ से मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।